गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा लेक्चर है नाइन्थ की बायोलॉजी से रिलेटेड। कल हमने किया था बेसिक कॉन्सेप्ट के बायोलॉजी के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, और फिर हम लोगों ने की थी बायोलॉजी की डेफिनेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने रियल लेक्चर्स के साथ। तो पहले हम लोग देख लेते हैं साइंस क्या है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं साइंस क्या है तो आप कहोगे नॉलेज। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर नॉलेज मिले तो उसे हम लोग साइंस कहते हैं। सही है। तो ये जो नॉलेज है हमें कैसे मिलती है, पहले मतलब कौन सा प्रोसेस होता है जिससे हमें वाकई ये नॉलेज मिलती है। तो हम लोग पहले चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, मतलब हम लोग देखते हैं सारी चीज़ें, सुनते हैं। मतलब जो 5 सेंसेस हम लोग यूज़ करके किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। 5 सेंसेस कौन से? एक तो आई जिसे हम लोग देखते हैं, दूसरा सुनना, ईयर्स जिससे हम लोग सुनते हैं, नोज़ जिससे हम लोग सूंघते हैं, हमें पता है चलता है कि इसकी ये फ्रेगरेंस है, इसकी ये मतलब डिफरेंस फ्रेगरेंस में पता चलता है ना। हम लोग कहते हैं ये फ्रेगरेंस है, दूसरा बोलते हैं कितनी गंदी स्मेल है। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये फ्रेगरेंस है या स्मेल है? ये क्योंकि हम लोग अपना सेंस यूज़ करते हैं थ्रू नोज़। तो आइज़ हो गई, नोज़ हो गया, ईयर हो गया, दूसरा क्या हो गया? सेंस ऑफ टच। मतलब हम लोग टच करते हैं, हमें पता चलता है चीज़ सॉफ्ट है या ब्रिटल है, हमें पता चलता था कि ये रफ़ है। तो ये क्या है, हम लोग अपनी सेंसेस यूज़ करते हैं। और दूसरा जो फिफ्थ सेंस है वो सेंस ऑफ क्या कहते हैं, टेस्ट। हम लोग कोई चीज़ खाते हैं, हमें पता चलता है कि इसमें नमक है या मीठी है। तो हम लोग कैसे बताते हैं? ये 5 सेंसेस यूज़ करते करते हैं हम लोग, फिर ऑब्ज़र्व करते हैं सारी चीज़ों को। तो पहले क्या होता है, साइंटिफिक नॉलेज में जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन का। चीज़ें ऑब्ज़र्व की। देखें, अगर आप एक रेसिपी बनाना सीख रहे हैं तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं, कैसे बनती है, ये सब आप लोगों ने देख लिया। तो ये होता है पहला प्रोसेस ऑब्ज़र्वेशन का। अब आपने देख तो लिया, अब आप ट्राई करेंगे उस रेसिपी को बनाने के लिए। तो उस ट्रायल को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट। मतलब पहले ऑब्ज़र्वेशन होती है, फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, फिर लॉजिकल कंक्लूजन बनाते हैं कि हाँ इसने ऐसे डाला था, मैंने। अगर आपकी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट बनती है तो आप ये कंक्लूजन बनाते हो, हाँ मैंने ये एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी थी ना, इसीलिए मेरी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट बनी है। तो क्या होता है, कंक्लूजन आप ड्रा करते हो, उसके बाद आप अंडरस्टैंड करते हो कि क्या प्रिंसिपल था। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? साइंस। अब साइंस है ना, पहले साइंस एक ही ब्रांच थी जो कि साइंस ही थी। हम लोग कहते थे किसी भी चीज़ की नॉलेज हो उसे हम लोग साइंस कहते हैं। फिर साइंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, जैसे जैसे मतलब कि आगे बढ़ते गए तो उससे क्या हुआ, जहनियत खुली, दिमाग हमारा खुला, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ना ट्राई की, तो उससे क्या हुआ, नॉलेज ज़्यादा बढ़ गई। तो हम लोगों ने साइंस को डिवाइड कर दिया। अब एक ही ब्रांच होती तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, तो इसीलिए इसको डिवाइड किया किसमें? बायोलॉजी में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो हमने इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया, चलो अब वो देखते हैं। पहले था साइंस, सही है, पहले है साइंस, सही है। अब साइंस में क्या करते हैं हम लोग, या तो लिविंग थिंग के बारे में देखेंगे या तो नॉन लिविंग। यहाँ पे लिविंग थिंग्स, सही है, और यहाँ है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, सही है। अब लिविंग थिंग्स के बारे में हमें पता है, जब भी हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग उसे क्या कंसीडर करते हैं? बायोलॉजी। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी लिविंग थिंग है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं बायोलॉजी, ठीक है। अब जो भी चीज़ बनी हुई है वो किसी केमिकल से बनी होगी ना, मतलब अगर लाइफ है उसमें भी तो कुछ केमिकल्स होंगे। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, हम लोग शुगर लेते हैं, सही है, वो हमारी मतलब कि अंदर जाती है, मतलब हमें मीठा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो वो क्या हो गया? शुगर। और हमारी जो बॉडी जो खुद बनी हुई है ना, वो लिपिड्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, ये सब क्या है? ये है केमिकल्स। सो हम लोग लिविंग थिंग जब पढ़ते हैं ना तो दो ब्रांचेस यूज़ करते हैं, एक तो केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स। मतलब हम लोग लिविंग में एक तो बायोलॉजी देखेंगे, दूसरा केमिस्ट्री। मतलब वो जो मतलब लाइफ है वो किन केमिकल्स की बनी हुई है, उसमें कौन से केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं ना। तो वो हम लोग लिविंग थिंग्स की एक तो केमिस्ट्री देखेंगे कि किन चीज़ों की बनी हुई है, उनके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो हम लोग एक तो बायोलॉजी देखेंगे, दूसरा केमिस्ट्री। अब आ जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। हमें पता है हम नॉन लिविंग साइंस किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में,
फिजिक्स में हम लोग फिनोमेना देखते हैं। मैं बहुत ही एक सिंपल सा फिनोमेना बताती हूँ जो कि बच्चों को भी पता होगा। अब पानी होता है समुद्र में, सही है, वो पानी ऊपर जाता है सनलाइट की वजह से, फिर क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से फिर वो पानी आता है नीचे रेन की फॉर्म में। तो ये क्या होता है, पानी सर्कुलेट कर रहा है। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल फिनोमेना है। अगर हम लोग खुद से पहले लोगों को देखें तो उन्हें ये नहीं पता कि ये क्या हो रहा है या कुछ। ये जब साइंस इजाद में आई, जब हम लोगों का दिमाग खुला, तब ये पता चला हाँ यही पानी है जो ऊपर जा रहा है सनलाइट की वजह से, फिर क्लाउड्स बन रहे, उसके बाद क्लाउड बनते हैं, उसके बाद रेनफॉल होता है, तो यही पानी सर्कुलेट हो रहा है। तो ये एक प्रिंसिपल यहाँ पे, तो ये प्रिंसिपल हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में, सही है। तो नॉन लिविंग थिंग में हम लोग क्या करते हैं, लॉज पढ़ते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं, तो हम लोग कहते हैं वो फिजिक्स, सही है। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो वो फिजिक्स में। दूसरा, अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, सही है, ये चेयर है, तो चेयर हम लोग क्या कहते हैं, किसी केमिकल्स की बनी हुई है, तो नॉन लिविंग थिंग्स में केमिस्ट्री भी आ गई। तो अगर हम लोग लिविंग थिंग की बात करते हैं तो उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और अगर नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो साइंस में हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, एक लिविंग, दूसरी नॉन लिविंग। लिविंग में बायो केमिस्ट्री एंड जो नॉन लिविंग है उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आई होप यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बायो हमने कर लिया, फिर वहाँ तक केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी तक हम लोग आ गए, सही है। अब केमिस्ट्री में मैंने बता दिया कि केमिकल्स देखेंगे, उनकी कंपोजिशन देखेंगे कि कैसे हमारी जो बॉडी है बनी हुई है, सही है। ये केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। तो आप हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बायोलॉजी का। बायोलॉजी की मैंने डेफिनेशन पहले ही बता दी, ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ स्टडी करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में, मतलब लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स की नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है, सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम छोटे से लेके जितना भी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किसमें, बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले कर ली थी, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। बायो एक ग्रीक वर्ड है, बायोलॉजी इसके दो वर्ड्स हैं, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, रीजनिंग या थॉट्स, सही है। तो बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी लाइफ कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन कौन से परफॉर्म करते हैं फंक्शन, ये सब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन आए, थॉट क्लियर होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अब बायोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, वो द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। हमें बायोलॉजी कैसे हेल्प करती है, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प अस इन स्टडिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात कर लेते हैं तो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, फेस ऊपर है, उसके बाद ऊपर ब्रेन, फेस और आ गया, उसके बाद ट्रंक है, आर्म्स आ गई, लिम्स आ गई, ये सब सारी क्या है, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद फंक्शन, हमारे हाथ है तो हम लोग कोई भी चीज़ होल्ड कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, तो ये सब क्या है, फंक्शन। उसके बाद है रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी आस्पेक्ट हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो डाइजेशन कैसे हो रही है, हम लोग सिग्नलिंग कैसे रिसीव कर रहे हैं, आइज़ देख रही हैं, मतलब कैसे ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, कैसे इमेजेस बन रही हैं, कैसे हमारा माइंड सब मतलब याद करता है, कोई चीज़ देखता है या सुनता है फिर हमें फ़ौरन याद हो जाती है। तो ये सब क्या है, आस्पेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज़। ये हमें इन्फॉर्मेशन देती है अगर कोई भी लाइफ के साथ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फ़ीवर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी कि कैसे फ़ीवर हुआ, किसी बैक्टीरिया ने मुझे कैच किया, मतलब कोई इन्फेक्शन हुआ तो मुझे फ़ीवर हुआ। उसके बाद अगर फ़ीवर हो गया होगा तो उसके बाद होम रेमेडीज़ क्या है, मतलब मैं कैसे इसको रिजॉल्व कर सकती हूँ फ़ीवर को। तो होम रेमेडीज़ भी हमें बायोलॉजी से रिगार्डिंग मिलती है। ये हेल्थ के बारे में बताएगा, फूड के बारे में और हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। ये सारी स्टडीज़ बायोलॉजी में हम लोग करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस बना दी, जिसमें हर एक ब्रांच में एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब हम ब्रांचेस करेंगे ना तो आपको ये पूरी डेफिनेशन खुद ही क्लियर हो जाएगी। तो अब चलते हैं डिवीज़न। बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजन्स होती हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एज आई अर्लियर सेड, बायोलॉजी में हम लोग लाइफ की पढ़ते हैं। लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो बायोलॉजी को हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है, एक तो जोलॉजी, दूसरा बॉटनी, तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी।
मैंने पहले भी कहा था, हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग छोटे से लेके बड़े तक जाएंगे। छोटा क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो जब तक माइक्रोस्कोप नहीं आया था तब तक हमने बैक्टीरिया की स्टडी भी नहीं की थी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें नहीं पता था। पहले माइक्रोस्कोप आया, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया देखे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे। तो ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में हम लोगों ने स्टडी की, तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी नेकेड आइज से हम लोग नहीं देखते। इसके लिए हमें चाहिए होता माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? उसमें आ जाता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो डिवीजन है ना, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होती है। अब फर्स्ट जो है वो है जूलॉजी। जूलॉजी में हम लोग क्या करेंगे? ये एक ऐसी डिवीजन है जिसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, सही है। और जो बॉटनी है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द प्लांट्स। कितने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है, कैसे हम लोगों ने प्लांट को अलग से डिवाइड किया, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। तो मेजर 3 डिवीजन होती हैं बायोलॉजी की। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ब्रांचेस की तरफ। अब बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, हम लोग स्ट्रक्चर्स देख रहे थे, फंक्शन देख रहे थे, जेनेटिक्स देख रहे थे, ये सब चीज़ें देख रहे थे। अगर हम एक चीज़ में देखेंगे तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग होगा। हम लोग एक वक्त पे एक चीज़ को पढ़ सकते हैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके। तो इसीलिए हम लोगों ने बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस बना दी, जिससे क्या होगा, बायोलॉजी को डिवाइड किया तो वो इजीली मतलब हमें समझ आ गया। अब फॉर एग्जांपल, मतलब कि अगर मैं बात करूं ब्रांचिंग वगैरह की, अब एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, सही है, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मेडिकल स्टूडेंट है, सही है। अगर एक ही डिपार्टमेंट होता वहाँ पे, सही है, एक डिपार्टमेंट है, उसी एक डिपार्टमेंट में सारे मतलब मेडिकल जो डिवीज़न है ना उसके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब मुझे चाहिए एक स्टूडेंट जो कि है डेंटल का, सही है। अब मैं जाऊँगी बोलूँगी कि ये डेंटल की लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। अब वहाँ मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। अगर मैं डेंटल डिपार्टमेंट अलग होगा तो मैं उस डिपार्टमेंट में जाऊँगी, वहाँ क्लासेस अलग होंगी तो मुझे उस गर्ल की क्लास पता होगी तो मैं उस गर्ल की क्लास में जाऊँगी। उसके बाद पता चल जाएगा हाँ ये रही, मिल जाएगी मुझे ईजीली। लेकिन अगर वो एक ही डिपार्टमेंट होगा तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने बायोलॉजी को भी डिवाइड कर दिया कि बायोलॉजी के लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी एस्पेक्ट मतलब कैसा स्ट्रक्चर है मेरा, मतलब बनावट कैसी है, मेरा शेप कैसा है, उसके बाद कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं मेरी बॉडी के अंदर, उसके बाद सेल क्या है, सेल के अंदर क्या है, सेल के बाहर क्या है, ये सब स्टडी करना एक अलग अलग ब्रांच में बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, बायोलॉजी को ब्रांचेस में डिवाइड किया है इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, जैसे मैंने बोला था कि मेजर डिवीजन कौन सी है, 3, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो उन ब्रांचेस उनको भी मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया डिफरेंट ब्रांचेस में। अब मैंने कहा कि हम लोग इस ब्रांचेस में क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर में क्या होगा, हम लोग देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसी है, ओवल है, स्फेरिकल है, कैसा है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के, एज आई सेड कि मेरा फॉर्म कैसा है, मैं लंबी हूँ, छोटी हूँ, ये क्या हुआ, पूरी मॉर्फोलॉजी है ना मेरी। तो अगर मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर के बारे में मैं स्टडी करूँ या फॉर्म के बारे में स्टडी करूँ तो उसे मैं बोलूँगी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो सेकंड ब्रांच है वो है एनेटमी। एनेटमी का मतलब होता है मैं इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करूँ। अगर मैं यहाँ पे एक सेल की एग्जांपल ले लेती हूँ, एज आई सेड कि अगर मैं सेल की एग्जांपल लेती हूँ तो सेल है, ठीक है, सेल 3 चीज़ों का बना हुआ है। एक तो न्यूक्लियस होगा, सही है, ये न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन होगी, ये है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया क्या, मेरा सेल, ये है साइटोप्लाज्म, ये हो गया मेरा सेल। तो मैं अगर बाहर से देखूँ तो मैं देखूँगी कि यहाँ ये सेल तो स्फेरिकल लग रहा है, तो इसकी ये मॉर्फोलॉजी हो गई। पर अगर मैं अंदर जाऊँ, मतलब इसको मैं कट कर रही हूँ, कट किया मैंने, फिर मुझे पता चला इसके अंदर तो साइटोप्लाज्म भी है, अरे इसके अंदर तो न्यूक्लियस भी है। तो ये क्या हुआ, एनेटमी। मैंने उस सेल को कट किया, उसके बाद क्या किया, उसके बारे में स्टडी की। तो अगर मैंने उस स्ट्रक्चर को कट किया है और उसके बारे में
इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रही हूँ, तो फिर क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे NHV। सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये सब नहीं होता, दूसरे भी ऑर्गेनेल्स होते हैं। राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए मैंने आपको सिर्फ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में बताया, सही है। अब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करती हूँ तो उसको NHV बोलते हैं। अगर एज आई सेड के सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन लाइक मेरा हाथ एक ऑर्गन है, तो ये बना हुआ है टिश्यूज़ का। तो अगर मैं अपने हार्ट के बारे में बात करूँ तो हार्ट एक अलग ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो सेल होगा उसका टाइप भी डिफरेंट होगा, उसका टिश्यूज़ कौन से होंगे वो भी दूसरी जो बॉडी सेल्स है ना उससे डिफरेंट होंगे। तो ये जो टिश्यूज़ की हम लोग स्टडी करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी। तो टिश्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसे क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। उसके बाद है सेल माइक्रोबायोलॉजी। सेल माइक्रोबायोलॉजी मतलब हम लोग पूरा सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के फंक्शन क्या है, सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, ये सब अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल बायोलॉजी। द ब्रांच ऑल्सो डील विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवाइड कैसे होता है, एक सेल है उसमें से दो कैसे बनेंगे, फिर दो हैं फिर डिवाइड होंगे, चार बनाएंगे, तो ये सब कैसे होता है, ये सब अगर हम लोग किसी ब्रांच में पढ़ते हैं तो उसके बोलेंगे क्या, सेल बायोलॉजी। उसके बाद है फिजियोलॉजी। अब हमने देख लिया स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर क्या है, अब हम लोग देखेंगे इनके काम क्या है। देखें, अगर हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारे सेल के अंदर जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, तो वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, ये सारे फंक्शन। अब मेरा ऑर्गन है, सही है, वो चीज़ें उठाता है रखता है, मतलब अगर मेरा हाथ एक ऑर्गन है तो वो चीज़ें उठाता है रखता है, तो ये क्या है, मेरा हाथ एक फंक्शन कर रहा है। तो अगर हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो ये होगी फिजियोलॉजी। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, मैंने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करेगा, मतलब हजम करेगा, तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसकी फिजियोलॉजी होगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ूंगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ फंक्शन। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मेरी लेग है तो उसका डिफरेंट फंक्शन होगा, हाथ है उसका डिफरेंट होगा, मेरा माउथ है उसका फंक्शन डिफरेंट होगा, आई का फंक्शन डिफरेंट होगा, हीयर का फंक्शन डिफरेंट होगा, सब चीज़ों का फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर मैं फंक्शन के बारे में पढ़ती हूँ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। होप ये आपको क्लियर हो रही हैं ब्रांचेस। अब है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मतलब बच्चा, छोटा बच्चा जो कि माँ के पेट में अभी मदर की टमी में, तो माँ के पेट में जो बच्चा है मतलब, तो अगर उसके बारे में स्टडी करते हैं वो कैसे बन रहा है, एक मतलब सेल कैसे उसके डिवाइड हो रहे हैं, कैसे वो 3 जर्मिनल लेयर्स बना रहा है, ये सब अगर हम लोग एम्ब्रियो मतलब उस बच्चे के बारे में पढ़ते हैं, उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कैसे वो बन रहा है, उसके हाथ कैसे बन रहे हैं, उसका ब्रेन के स्किन सेल से बन रहा है, कैसे बन रहा है, हार्ट कैसे बन रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बन रहा है। अगर हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं ना उस बच्चे में, अभी जो पैदा नहीं हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल। मतलब वो मदर के अंदर कैसे एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है, अगर उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी फ्रेंड्स देखें, इस दुनिया में सिर्फ एक किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, मतलब सिर्फ ह्यूमंस नहीं है, ह्यूमंस हैं, उसके बाद क्या हो गया, केट हो गई, डॉग हो गया, मंकी हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम देने के लिए एक क्लासिफिकेशन बनाई कि अगर प्लांट है तो उसको हम लोग कैसे नाम देंगे, अगर एनिमल है तो उसको कैसे नाम दे रहे हैं, और अगर प्लांट एनिमल हैं तो ह्यूमंस को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं। देखें, ह्यूमन की कैटेगरी अलग है, केट्स की कैटेगरी अलग है, डॉग की कैटेगरी अलग है। इस क्लासिफिकेशन को मतलब इस नेमिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी, जिसमें हम लोग क्लासीफाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। कैसे हम लोग ग्रुप में डिफरेंट कर रहे हैं, कैसे प्लांट डिफरेंट है, कैसे एनिमल प्लांट से डिफरेंट है। अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें या क्लासीफाई करें ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में, तो उसे हम लोग कहेंगे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ नेमिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रुप एंड सब ग्रुप। ग्रुप्स बनेंगे, फिर ग्रुप्स के अंदर भी सब ग्रुप्स बनेंगे। देखिए, मैंने कहा कि
एनिमल्स हैं, सही। एनिमल्स में भी फिर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी, मैमलियंस अलग आ जाएंगे, बर्ड्स अलग आ जाएंगे, रेप्टाइल्स अलग आ जाएंगे, जिसमें मतलब अगर मैं बर्ड्स की एग्जांपल दूं तो बर्ड्स अलग हैं, ह्यूमंस अलग हैं, ऐसे मतलब कि डिवीज़न होगी। फिर ग्रुप में भी सब ग्रुप्स होंगे, सही है। अब है जेनेटिक्स, जो 7th है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब मैं अगर किसी की हेरिडिटी के बारे में बात करूं, मतलब मैं उनकी जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करूं, तो उसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक, माना हेरिडिटी। हम लोग कहते हैं ना कि ना ये तो उसके ना जेनेटिक्स में लंबी हाइट के हैं, तो मतलब ये इनकी जेनेटिक्स, इसके मम्मा भी लंबी है, इनके पापा भी लंबे, दादा दादी भी लंबे, तो ये लंबा है। तो हम लोग क्यों कहते हैं लंबा है, मतलब ये जो हाइट है ना उसकी हेरिडिटी है, मतलब उसको विरासत में मिली है, उसके खानदान में सारे लंबे हैं तो इसीलिए वो लंबी है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। मतलब अब देखें, मैंने आपको कहा था कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है, सही है। जेनेटिक मटेरियल होता है, सही है, जिसको हम लोग जीन बोलते हैं। अब जीन किसकी बनी हुई है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन की। तो ये जो मतलब जीन है ना, जो डीएनए है, सही है, वो हमारा जेनेटिक मेकअप करता है। मतलब अगर मेरी जीन मेरे पेरेंट्स से आती है, सही है, तो अगर पेरेंट्स लंबे होंगे तो बच्चे भी लंबे हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, हेरिडिटी। हम लोग कहते हैं इनकी फैमिली में सारे लंबे हैं इसलिए, तो ये जेनेटिक मटेरियल। तो अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल इन द हेरिडिटी, मतलब कैसे जीन एक्सप्रेस होती है, कैसे हमारी हाइट बढ़ती है, कैसे हमारा आई कलर आता है, तो ये सब जेनेटिक्स है, मतलब डीएनए से पता चलता है। इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द करेक्टर। ये करेक्टर है ना, हाइट एक करेक्टर है, सही है, और अगर कलर में देखूँ वो भी एक करेक्टर है। ये करेक्टर कैसे, फ्रॉम वन जनरेशन, मतलब एक जनरेशन, मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, ऑफ स्प्रिंग मतलब उनके बेबीज़ में कैसे आते हैं, तो अगर उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। अब आ जाता है जो 9th ब्रांच है, वो है फेलेटोफेनिटोलॉजी। इसमें हम लोग फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं, विच आर द रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, देखें, जैसे ही मतलब कोई जिलजिला, अर्थक्वेक वगैरह आता है तो हमें पता है कि चीज़ें जो हैं वो अंदर दब जाती हैं। तो डायनासोर, पहले डायनासोर्स होते थे, हम लोग नहीं थे। डायनासोर्स होते थे, हमें कैसे पता, डायनासोर्स ज़मीन के अंदर चले गए, सही है, उसके अंदर फिर मिट्टी वगैरह आ गई उसके ऊपर, तो फिर डायनासोर। अब जब हम लोग मतलब कि अगर किसी चीज़ को खोदाई करते हैं तो हम लोग को फॉसिल्स मिलते हैं, मतलब डायनासोर का एक स्ट्रक्चर बना मिलता है हम लोग को पत्थर के अंदर। तो ये क्या है, ये है फॉसिल्स। मतलब वो डायनासोर तो मर गए लेकिन उनके रिमेन्स वो अभी तक यहाँ हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हमसे पहले डायनासोर थे। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हम लोगों ने उनके फॉसिल्स देखे ज़मीन पे। फॉसिल्स मतलब द रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स रह गए ना ज़मीन पे, इस धरती पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स। और इस फॉसिल्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं फेनेटोलॉजी। अब आ जाते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जो कि 10th ब्रांच है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट। अब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, सही है, मेरा इंटरेक्शन विद दिस क्लाइमेट, विद दिस इन्वायरमेंट। अब देखें, जब कोल्ड क्लाइमेट आता है ना तो हम लोग को सर्दी लगती है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो हमारा इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, कैसे हम लोग इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जैसे अगर मौसम चेंज हो जाता है तो हम लोग की हैबिट्स भी चेंज हो जाती हैं। अगर सर्दी होती है तो हम लोग गर्म चीज़ें लेते हैं, हमारा इंटरेक्शन, बाहर निकलना थोड़ा कम कर देते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, इंटरेक्शन हमारा किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। जैसे ही हॉट क्लाइमेट होता है, मतलब इन्वायरमेंट गर्म हो जाता है, तो फिर हम लोग क्या करते, स्टार्ट कर देते हैं, बाहर जाते हैं, एसीज़ में बैठ जाते हैं अगर गर्मी ज़्यादा है। तो ये क्या है, हमारा इंटरेक्शन विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। किस तरह का इंटरेक्शन है, ये सब के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मतलब, एक तो बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स। हम लोग डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट प्रिंसिपल और लॉज यूज़ करते हैं, मतलब टेक्निक्स यूज़ करते हैं
कि हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व कर सकें। जैसे अल्ट्रासाउंड एक मशीन है जो कि एक टेक्नोलॉजी है जिसको बनाया गया, सही है। अब इसको हम लोग यूज़ करते हैं बायोलॉजी में कौन कौन से, मतलब हम लोग अल्ट्रासाउंड मशीन से क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना वो सही है या नहीं है, वहाँ पे कोई मतलब कि कोई फॉर्मेशन तो नहीं हुई, कोई मतलब डिफॉर्मेशन तो नहीं हुई, मतलब कोई चेंजेस तो नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम लोग ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड मतलब अगर अल्ट्रासाउंड मशीन है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आए हैं और कौन कौन सी डिजीज़ हमें हो सकती है, मतलब कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करके हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, मतलब हम खुद के लिए यूज़ करते हैं कि हमें पहले वो प्रॉब्लम पता चले कि मेरी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद फिर मैं उसका ट्रीटमेंट लूँगी, मतलब वो फिर मैं दवाइयाँ लूँगी तो उससे वो प्रॉब्लम सही हो जाएगी। It deal with the practical application of the living organism to make a substance for the welfare of the mankind। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही, मतलब जिंदा जो लोग हैं वही कुछ ऐसी सब्सटेंस बना रहे हैं जो कि सबके लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। अब है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा इंटरेक्शन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, केट है, डॉग है, अदर एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, हमारा उनके साथ इंटरेक्शन कैसा है। और दूसरा इंटरेक्शन मतलब बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स, मतलब मेरा इंटरेक्शन मतलब कि आप लोगों के साथ कैसा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी सोशल इंटरेक्शंस हो जाते हैं। अगर मतलब ह्यूमंस के साथ वो भी सोशल इंटरेक्शन, हम बोलते हैं ना कि कितनी सोशल है मतलब ये सब इतने जनों को जानती है, बहुत ज़्यादा सोशल है। तो ऐसे हमारा सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स, मतलब एनिमल्स का सोशल बिहेवियर दैट मेक सोसाइटीज़, जो कि अगर मैं एक एरिया में रह रही हूँ, सही है, मेरा एक घर में एरिया में रह रही हूँ, अगर मैं अपने नेबर्स के साथ अगर मैं मतलब अच्छे से बात करती हूँ तो हमारी सोसाइटी बन जाएगी। हम लोग कहेंगे हम लोग एक सोसाइटी है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और अगर मैं किसी से बात ना करूं और अपने ही घर में बैठी रहूं तो क्या बोलेंगे, ये इतनी सोशल नहीं है, ये बाहर ही नहीं निकलती, फ्रेंडशिप नहीं रखती। तो क्या है, सोशल बायोलॉजी में हम लोग अपना सोशल इंटरेक्शन देखेंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सिर्फ ह्यूमंस का नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बैक्टीरिया है वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होता है, कैसे वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये सब कहाँ से आता है, ये हम लोग सोशल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद है 13 ब्रांच, उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में हम लोग पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये पैरासाइट्स क्या है फ्रेंड्स, पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, बॉडी को मतलब हमारी बॉडी एज अ होस्ट काम करती है, सही है, हमारी बॉडी में जाते हैं और हमें डैमेज प्रोवाइड करते हैं। कैसे, हमारी बॉडी में गए, हमारी बॉडी सेल्स को ख़राब किया, खा रहे हैं उनको और बीमारियां कॉज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ ना, मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, सही है, तो क्या हो गया, बैक्टीरिया अंदर गया, उसने मेरी बॉडी के अंदर क्या किया, मेरी बॉडी के सेल्स खाए और एक इन्फेक्शन कॉज कर दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे नमूनिया हो गया, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, तो बैक्टीरिया एज ए पैरासाइट यूज होता है। और जैसे हम लोग कहते हैं ना, मतलब पेट में ना वो कीड़े आ गए, कीड़े कैसे आ गए, मतलब हम लोग कहते हैं कि ये कीड़े क्या होते हैं, पैरासाइट, जो कि मेरे पेट को ख़राब कर रहे हैं। तो इन पैरासाइट्स के बारे में हम लोग स्टडी करें तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइटोलॉजी। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है।